नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जो इसमें मैं आपको बताऊंगा सीटेट 2020 से संबंधित मुख्य 30 प्रश्न। इससे पहले मैं 30 प्रश्न की एक श्रृंखला का एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 होगा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। किसी संख्या, मान लिया हमने संख्या x है तो उसका 3/4 का 2/3 कितने के बराबर है, 24 के। तो देखिए सिंपली x का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम 24 को ऐसे ही रखेंगे और जो नीचे नंबर है x के साथ वो ऊपर गुणा में आ जाएंगे। बचे हुए गुणा वाले नंबर यहाँ पे नीचे भाग में आ जाएंगे। अब इनको काटते हैं तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ठीक है, 4 चौके 16 या 48, यानी x का मान यहाँ पे निकल के आया 48। और पूछा गया था 1/4, x का 1/4 यानी संख्या का 1/4 आपसे पूछा गया था। तो 48 गुणा में 1/4, 4 से काटेंगे आपका 12 बार, तो 12 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 12 आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 378, 236, 459 और 312 की गुणनफल में इकाई का अंक होगा। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात इसमें यह है कि दोस्तों कि आपको अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में कितनी भी संख्याएं चाहे आपको दी गई हो, उनमें इकाई का अंक अगर आपको निकालना है तो उन सब संख्याओं की इकाई का अंक का आपस में गुणा कीजिए। जैसे इसमें इकाई के अंक के स्थान पर 8 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, यहाँ पे 2 है। तो इन इकाई के अंक के स्थान पर जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, उन्हीं का आपस में गुणा होगा, तभी हमें एग्जैक्ट जो हमें चाहिए इनकी गुणनफल की इकाई का अंक चाहिए जो हमें वो प्राप्त होगा। देखिए 8 गुणा में 6 गुणा में 9 गुणा में 2, तो 2 निम 18, यहाँ आपका आया 18 और इकाई का अंक आया 8। फिर से इसी इकाई के अंक यानी 8 से हम गुणा करेंगे 6 में, तो 8 छिंग 48, यहाँ पे इकाई का अंक आया 8। फिर से इसी इकाई के अंक से यहाँ गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64। अब इकाई का अंक आपका कितना आ रहा है, 4, यानी हमें ऑल ओवर पूरे गुणनफल में इकाई का जो अंक प्राप्त होगा वह 4 प्राप्त होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है आपको, सीपी जो है वो 3/2 सेलिंग प्राइस के दिया गया है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को यहाँ नीचे ले आइए और आपका यहाँ बचेगा 3/2। तो कॉस्ट प्राइस और अनुपात में अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये आपका लिखने का 3:2। अब यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है सवाल को करने की। पहले तो आप ये देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यानी हानि हो रही है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। उसको ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचने पर लॉस ही होता है। तो चलिए यहाँ पे ट्रिक लगा के इसका आंसर निकालते हैं। हानि हुई है, ये कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों का अंतर है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वह है 1, ठीक है, 1 रुपये की उसको हानि हुई है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप कॉस्ट प्राइस के बेस पर ही हमेशा परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो 1/3, 3 हमारा ये कॉस्ट प्राइस यहाँ से उठाया है मैंने और गुणा करेंगे 100 का, तो ये आपकी आ गया हानि प्रतिशत, ये आपका आ गया 100/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। यहाँ मैंने 3 का भाग करके सही बटे के रूप में लिख दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बा, बी, आई मीन टू से बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है 7-2 √10 का वर्गमूल है। 7-2 √10 का वर्गमूल। इस सवाल को हमें थोड़ा अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। पहले तो आप देखिए सवाल में पूछा गया है, पूछा जा रहा है हमसे वर्गमूल निकालना है 7-2 √10 का। अब वर्गमूल के अंदर ही इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। इसको 7 को लिखेंगे 2-5 और इसको इसी प्रकार अभी रहने दीजिए। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का वर्ग, 5 को लिख सकते हैं √5 का वर्ग, और इसको हम √10 को लिख सकते हैं √2 गुणा √5। और इस पूरे पे तो अंडर लगाइए, ये तो आपको याद ही रखना है। तो ये अंडर रूट के अंदर आपका आ गया, देखिए a² b² + 2ab, ठीक है। ये पूरा जो बन रहा है a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पे a जो है √2 है और b जो है वो √5 है, यानी ये आपका बन रहा है √2 और √5 का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ पे इस वर्गमूल के चिन्ह से ये होल वर्ग हट गया, तो बचा हमारे पास केवल ये नंबर, ठीक है। ये आपका आंसर सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 12, 72 है। 12 और 72। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, मैं जगह हो जाए लिखने के लिए, आपको दिखता रहे। 2 संख्याओं का, पहले तो आप देखिए संख्याओं का योगफल दिया गया है। हमने संख्या मान ली a और b, इनका योगफल दिया गया है 60, ये मैंने अलग लिख दिया। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है जिसमें कहा जाता है कि संख्याओं का गुणनफल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है ना जिसमें कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो वही है संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो गुणनफल यहाँ पे यानी हो गया आपका ए बी यानी ए और बी का गुणनफल ए बी हो गया,
ये आपका लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा, तो 12 और 72 के गुणा के बराबर होगा। 12 और 72 का गुणा आपका आएगा 12 दूनी 24, बचेगा 2, 12 सत्ते 84 और 2 86। तो ये आ गया आपका 864। अब हमें यहाँ से एक फॉर्मूले की सहायता से देखिए, एक समीकरण हमारे पास ये है। अगर हमें a माइनस वी की वैल्यू मिल जाए तो हमें दो समीकरण मिल जाएंगे ना, तो हम यहाँ से निकालेंगे a माइनस वी की वैल्यू। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a, बड़े में लिखा है मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस 2ab। ये तो आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये तो वैसे फॉर्मूला होता है, ये एक और इसका एक और रूप होता है, इस फॉर्मूले का एक और रूप होता है, वही मैं रूप आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। देखिए इस फॉर्मूले का एक और रूप ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में ये संबंध होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए यहाँ पर हमें इसका भी मान पता है और ए बी का भी मान पता है। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे a माइनस बी का मान, तो ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर लगाया ना a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ये इधर अंडर रूट बना देगा। और यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो a प्लस बी 60 था, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए बी का मान निकाला था हमने 864। आप पीछे वीडियो में बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। ये आपका हो गया 3600। ये माइनस में आ गया आपका 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 छिंग 24, 1 25, 2 हासिल, 4 अट्ठे 32 और 2 34। इस पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब देखिए अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 144। यहाँ अगर आप घटाते हैं तो a माइनस बी बराबर मिलेगा अंडर रूट 144। देख लीजिए, 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कैरी करेंगे और कैरी करने के बाद यानी दाई लेंगे, और दाई लिया तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और फिर यहाँ बचा था 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, a माइनस बी हमें मिला अंडर रूट 144, और जिसका मान होता है 12। अंडर रूट 144 का मतलब क्या हुआ, 144 का वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल होता है 12। अब आपके पास दो समीकरण हैं, आपके पास यहाँ पे दो समीकरण हैं, एक है a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा है a माइनस बी बराबर 12। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो क्या हमें प्राप्त होगा, 2a, a और a जुड़ रहा है, और ये b और b जुड़ के यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएंगे, तो 2a बराबर 60 और 12 होता है 72। तो a बराबर हमें यहाँ पे मिला है 36, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक नंबर तो आ गया 36। अब दूसरा नंबर यहाँ से निकालेंगे, दूसरा नंबर निकलेगा यहाँ से, देखिए इस वाले से a प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर क्या हुआ आपका 60 माइनस a। 60 माइनस a का मान है 36, यहाँ बचेगा 4 और 5 में से 3 है 2, तो b का मान निकल के आया 24। ठीक है, एक संख्या 36 है, एक 24 है। अब ऑप्शन में देखिए दोनों में से कौन सी संख्या यहाँ पे दी गई है, ऑप्शन में आप देखेंगे दोनों में से कौन सी संख्या दी गई है, 24, तो 24 वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल दिया गया है आपको, लंबाई दी गई है चौड़ाई की दुगनी, लंबाई जो है यहाँ पर यानी L जो है ये दिया गया है 2b। ठीक है, लंबाई आपको दी गई है चौड़ाई की दुगनी, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, L बराबर 2b दिया गया है आपको। ठीक है, और देखिए कमरे की 4 दीवारी का कुल क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई भी दी गई है यहाँ पर h बराबर 11 मीटर। कमरे, पहले तो आपको याद रखना है कि कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2HL प्लस बी, और ये आपको दिया गया है 660। अब यहाँ पे चलिए मान रख देते हैं सीधे सीधे, 2 गुणा h का मान 11, और L की जगह हम लिख सकते हैं 2b प्लस बी बराबर 660। अब देखिए 11 दूनी 22, और ये आपका हो गया 3b, यानी 22 गुणा 3b बराबर 660। अब आप देखेंगे यहाँ पर 22 दिया होता है 66, यानी 66b बराबर 660। देख लीजिए क्लियरली ये 66 दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमें केवल b बराबर मिलेगा 10। ये अलग लाइन खींच दी है मैंने, b बराबर आपका आ गया 10। अब b बराबर अगर 10 आता है तो देखिए यहाँ पे l बराबर क्या था 2b, यानी यहाँ से l आपका निकल के आएगा, ये 10 है ये 20। ठीक है, l और b के मान हमें पता चल गए हैं, l और b के मान पता चल गए हैं हमें। अब देखिए हमें पूछा गया था सवाल में कि तो उसकी छत का क्षेत्रफल, छत जो होती है वो आयताकार होती है, किसी भी कमरे की छत जो होती है और फर्श आयताकार होते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ हमें निकालना है एक तरीके से, तो होता है L इंटू बी, और ये निकला था 20 और ये निकला था 10, तो ये आपका हो गया 200 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है, ये R.A. फिशर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले सवाल को देखेंगे, किसी संख्या का 66%
का 3/5वां भाग 36 है। हमने संख्या मान ली x का 66% ऐसे ही निकालेंगे और इसका 3/5 यह आपका है 36। तो देखिए x बराबर कितना निकला, 36 गुणा में 100 गुणा में 5। जो ये x के साथ ये नंबर है ना यहाँ पे, ये नीचे हैं जो ऊपर चले जाएंगे गुणा में, और ऊपर वाले यहाँ पे 66 गुणा में 3। अब देखिए यहाँ पर सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो आपको मैं बता दूंगा। वो ये है कि अगर आप यहाँ से अब काटेंगे तो 3 ये आपका आएगा, इसको ना काटिए, आप यहाँ काटिए 6 से 11 बार में, 6 6 36, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में। तो आपका जो होल नंबर यहाँ पे अब बच रहा है वह क्या है, 2 बचा, ये 100 बचा और ये 5 बचा। तो 5 दूनी 10 और 100 1000, और नीचे बचा 11। तो आपका आंसर इतना आना चाहिए, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा है। लेकिन यहाँ सवाल में एक परिवर्तन है, वह परिवर्तन ये है कि ये 66 की जगह ना 60% है। 60% रखकर आप सवाल को कीजिए और देखिए आपका आंसर निकल के आएगा 100। कैसे निकल के आएगा, हमने यहाँ तक निकाल लिया था 60 गुणा 100 गुणा में 5 बटे था आपका, नहीं ये सॉरी 60 गुणा नहीं था, ये आपका था x का 60%, शुरू से ही कर लेते हैं, x का 60% 100, ये ऐसे लिखा था ना, बराबर 36। अब देखिए x बराबर कितना निकलेगा, 36 गुणा 100 गुणा में 5 बटे 60 गुणा 3। अब देखिए यहाँ पे 6 6 36, 6 दाई 60, 10 दाई 100, ये 0 कट गई, 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे देखते रहिए कितना कितना बचा है हमारे पास बचा x बराबर ये 2 बचा, ऊपर 10 बचा और 5 बचा, नीचे कुछ बचा नहीं, ये 3 भी कट चुका है। तो ये आपका कितना आ रहा है, 10 दूनी 20 पंचे 100, यानी विकल्प एक ए विकल्प सही है। यानी सवाल में थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे 66 नहीं 60% है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे 27 गुणा 4 उतारा तथा नीचे दिए गए अनुसार हल किया। ठीक है, देखिए भाई करना क्या है, हमें अब ऑप्शन को चेक करना है और आंसर निकालना है। ऑप्शन को चेक करके हमें आंसर निकालने होते हैं। देखिए उसे 0 अंक देने चाहिए, नहीं ये भाई डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर से 0 का मामला आया सामने, नहीं। यहाँ पे देखिए 5 में से 2 अंक देने चाहिए, ये भी नहीं है। हमें यहाँ पे कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसने गलत क्यों लिखा है ये चीज़ हमें जाननी चाहिए। और उसको अब उसने गलत लिखा है लेकिन उसने प्रक्रिया तो पूरी सही की थी ना यहाँ पे, तो उसको पूरे अंक देने चाहिए और कारण जानना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा गया पाई 1 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पाई एक अपरमेय संख्या होती है, ये एक कन्फर्म बात है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, पाई एक अपरमेय संख्या होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए बराबर बी, ये आपको जो मान दिए गए हैं, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 बराबर में आप इसको K मान लीजिए, तो आपका आएगा A बराबर 3K, B बराबर आपका आ जाएगा 4K और C बराबर आपका आ जाएगा 7K। इनको अलग अलग K के साथ बराबर में लिखेंगे तो ये मान निकल के आएंगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आप मान रख दीजिए, A की जगह रख दीजिए 3K, B की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे B का मान कितना है 4K और C की जगह लिखेंगे 7K। जब ये लिखेंगे नीचे फिर से C की जगह 7K, तो ऊपर जोड़ के कितना आ रहा है 14K और यहाँ डिवाइड में कितना है 7K, तो K से K कैंसिल, 7 से 14 काटेंगे 2 बार में, 2 आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, कितना सही आएगा आंसर 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यदि संख्या 6 0 4 ये पूरी संख्या लिखी है, बीच में जो गैप दिया गया है यहाँ पे एक अंक छूटा है, इसका ये अंक हमें निकालना है कब, जब संख्या 11 से विभाजित हो। तो 11 के विभाज्य रूल यानी विजिबिलिटी नियम जो होता है, विजिबिलिटी रूल जो होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो संख्या लिखी है उसके इवन और ऑड प्लेस पर जो अंक दिए गए हैं उनका अंतर 0 या फिर 11 का जो 11 का गुणज होना चाहिए। ऐसे समझिए कि जो ये अंक है इनके विषम और सम स्थान पर जो अंक दिए गए हैं, ये जो संख्या है ना इसमें विषम और सम स्थान पर जो अंक दिए गए हैं इनको हम अलग अलग जोड़ेंगे और उनका अंतर निकालेंगे, तो वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमने मान लिया ये वाला जो अंक है ये x है, ठीक है, जो ये एरो लगाया मैंने, जो खाली जगह दी है वहाँ पे x अंक माना हमने, तो ये संख्या हो गई आपकी 0, ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम जोड़ेंगे, ये आपके विषम स्थान पर है ना अंक 1 3 5 स्थान पर, और इनको जोड़ेंगे ये सम स्थान पर है, तो जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 6 4 10 और 6 16, 16 माइनस में x और 0 को जोड़ा x। अब यहाँ पर बराबर में 0 नहीं आएगा, 0 अगर लिखेंगे तो ये पूरा 16 आ जाएगा हमें, जबकि एक अंक निकालना है, तो बराबर में 11 लिखेंगे क्योंकि ये भी एक 11 का गुणज है। तो आप अगर घटाएंगे देखिए x का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 11 जो कि होता है आपका 5। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी 5। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो 20वीं सदी में, ये बाकी सारे लोग तो बहुत पुराने हैं, 20वीं सदी में आपके श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, रामानुजन, ये आपका आंसर सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है।
खम्भे की पूरी लंबाई निकालनी है। अब देखिए ये एक खम्भा है, यहाँ से आप मान लीजिए कीचड़ है, ठीक है, ये एक पोल हो गया आपका। अब खम्भा जो है इसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, इतना हिस्सा कितना है 4/7। और जब इसको खींचा जाता है ऊपर, इस हिस्से को 4/7 वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, केवल इतने वाले को ऊपर खींचते हैं तो इन्होंने 1/3 भाग को बाहर निकाल दिया, इसमें से 4/7 के 1/3 भाग को। यहाँ पूरे हिस्से को नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ केवल देखिए 4/7 जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है उसका 3 भाग उन्होंने बाहर निकाल लिया। और अब उन्होंने पाया कि अभी भी खंभा जो है वो 8 मीटर अंदर दबा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने 1/3 भाग निकाल लिया है इसका धसे हुए हिस्से का, तो अभी भी कितना भाग बचा है अंदर, 2/3। वो कैसे, क्योंकि ये पूरा भाग 1 होगा और 1 में से 1/3 उन्होंने निकाला तो 2/3 अंदर बचा। बस यही हमें समझना होता है इसमें। अब 2/3 जब अंदर बचा तो अब हमें चित्र की ज़रूरत नहीं है। देखिए 4/7 का 2/3 सिंपल आपको निकालना है, ये आपको दिया गया 8, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे 4/7 का 2/3, तो ये आपका निकल के कितना आएगा। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि कोई वैल्यू आपने मानी नहीं है, फिर भी एक भाग हम निकाल रहे हैं ना, 4/7 भाग था उसका 2/3 निकाला हमने। अब एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके गुणा में इधर आ जाएंगे, ये आपके आ गए यहाँ पे निकल के 4 गुणा 2 नीचे आ गया, तो 2 से काटेंगे और 4 दूनी 8 से पूरा ये 8 कैंसिल हो गया, 7 या 21, यानी पूरा खंभा यानी पूरा एक भाग कितना है 21 मीटर का। कितने मीटर का है 21 मीटर का। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि ABC भुजाओं वाले मध्य बिंदु ये आपको दिए गए, आप सवाल पूरा पढ़ लीजिए। देखिए मैंने चित्र देख के ही समझ लिया सवाल। इसमें आपसे पूछा गया होगा कि एक फॉर्मूला जो होता है उसी का मान पूछा गया होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे का कितना गुना होगा, तो यही आपसे पूछा गया है। और यही इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला है, 1/4 गुना होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, 1/4 गुना होता है क्योंकि ये चौथा हिस्सा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना जो है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ये देखिए एक सवाल है ऐसा जो कि जिनको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम वाला, ठीक है। तो A बड़ा है B से, ये दो संख्या हमने ली जिसमें लिखा हमने A बड़ा है B से। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करते रहिए इसको। बड़ी संख्या जो है यानी बड़ी संख्या का दोगुना यानी 2A छोटी संख्या के 5 गुने से यानी 5B से कितना ज़्यादा है 3। एक समीकरण हमें यहाँ से मिला 2A माइनस 5B, ये 5B को आप इधर ले आइए बराबर 3। यहाँ से एक ये समीकरण मिल गया। देखिए अगला समीकरण में अगली लाइन से मिलेगा, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग। बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग यानी कि 3B, ये आपको दिया गया 71। अब देखिए दो समीकरण ये हो गए। अब इनको हमें इन समीकरणों से ही इसको सवाल को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले वाले जो समीकरण था इसमें आप 2 का गुणा करके यहाँ लिखिए। तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे ऐसे करके लिख लीजिए। 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ गुणा कर रहा हूँ मैं और यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 दूनी 4A माइनस 5 दूनी 10B और बराबर में 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से इन समीकरणों को अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये 6 माइनस का हो गया, ये 10B जो है प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो ये दोनों कट गए। यहाँ आपके आए 10 और 3 13B बराबर में 71 में से 6 गया तो आपका बचेगा 65। 65 और 6 71, 6 5 11 होता है ना। अब देखिए यहाँ से 13B बराबर 65, तो यहाँ से निकल के आया B बराबर 13 5 65। एक संख्या आपको मिल गई 5। अब दूसरी संख्या आप इस समीकरण से निकालिए। यहाँ से A निकालनी है, B मिल गया हमें। तो अगर हम यहाँ B का मान रखेंगे इस जगह तो देखिए आप कितना हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। B बराबर कितना है 5 है ना, ये 5 रख दीजिए आप यहाँ पे। 5 5 25 हो गया ये, ठीक है। ये और प्लस 3 25 3 हो गया 28। और ये जो 2 है ना A के साथ, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 28 को डिवाइड करेगा तो कितना आ गया 14। A बराबर कितना आया 14। ये दो संख्याएं आपकी निकल के आ गई 14 और 5। ये दोनों संख्याएं निकल के आई 14 और 5। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए एक संख्याओं का अंतर A माइनस B आपको दिया गया है 5। अंतर दिया जाता है तो इसको हम मॉड्यूलस में लिखते हैं क्योंकि इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब अंदर वाले माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है तो वो बाहर निकल के प्लस में ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पे गुणनफल दिया गया है 36। देखिए जब भी इस सवाल को करें आप तो A माइनस B, अब यहाँ पे इनके व्युत्क्रम का योग, वो व्युत्क्रम का अंतर पूछा गया है तो ये आपका आ जाएगा LCM AB और ऊपर आ जाएगा B माइनस A। अब मॉड्यूलस में जो मैंने ये लिखा था इसकी यही जरूरत पड़ेगी। B माइनस A और A माइनस B दोनों मॉड्यूलस में होंगे क्योंकि अंतर है और दोनों में वैल्यू जो होगी वो बराबर आएगी। नेगेटिव की कोई वैल्यू बाहर निकल के नहीं आएगी। तो ये ऊपर आ जाएगा 5 B माइनस A या कहिए या इसको A माइनस B कहिए। मॉड्यूलस के अंदर दोनों चीज़ें बराबर ही होंगी। तो ये आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा A इंटू B 36। तो 5/36 हमारा उत्तर सही होगा, 5/36 ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगले सवाल में यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो ये एक फार्मूला होता है, एक फलक पर जब रंग आपको निकालना हो तो एक फार्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। जहाँ पे जो n है वह आपकी ये
भुजा होती है भुजा की लंबाई। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 गुणे 5 में से आप 2 घटाएं, 2 घटाने हैं और वर्ग करना है। तो ये आपका आ गया 6 गुणा 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 6 निम्मा 54। ये ऐसे जिन पर एक ही फलक पर रंग होगा ऐसे आपके 54 घन निकल के आएंगे, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हमने लिखा ए प्लस बी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। अब यहाँ पे तीनों का एलसीएम यहाँ लिखेंगे हम, जो कि होगा हमारा टोटल वर्क। एलसीएम आएगा 60, आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता हमें निकालनी होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट दिनों को नहीं जोड़ सकते हैं, सबकी कार्य क्षमता ही जुड़ी जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है जिसमें इस प्रकार लिखेंगे आप, और यहाँ पे इधर लिखेंगे इफिशियंसी। ई मैं लिखे दे रहा हूँ इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, यानी ए प्लस बी उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में खत्म कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे 12 पंचे 60। बी प्लस सी की कितनी होगी 15 चौके 60, और सी प्लस ए की कितनी होगी 20 या 60। यहाँ हमने इनको डिवाइड करके निकाल लिया। 12 से 60 को 5 आया, 15 से 60 को 4 आया, और 20 से 60 को किया तो 3 आया। यानी ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 5 हिस्सा कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 हिस्सा कर रहे हैं, सी प्लस ए एक दिन में 3 हिस्सा कर रहे हैं। तो इनको हम जोड़ेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए आप अगर इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सारे नंबर 2 2 बार लिखे हुए हैं। ये बराबर में ये एफिशिएंसी जोड़ी जाएगी इनकी, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी हमारी निकल के आई 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा 6, यानी तीनों मिलकर उस काम का जो एक दिन में 6वां हिस्सा कर लेते हैं। ठीक है, जब तीनों मिलकर इतना कर लेते हैं, अब देखिए हमें केवल एक ही निकालनी है, तो ये b प्लस सी हटाना होगा, और b प्लस सी यहाँ हमारे पास है। तो b प्लस सी का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, यानी एक ही केवल निकालनी है, तो b प्लस सी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 में से b प्लस सी माइनस होगा, यानी 4। ये जो है ना b प्लस सी की यहाँ पे देखिए 4 है ना, ये माइनस हो जाएगी। तो एक ही कार्य क्षमता निकल के आती है यहाँ पर 2, यानी एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है, यानी ए एक दिन में 2 हिस्सा काम कर पा रहा है। तो 60 काम जो है वो कितने दिन में खत्म कर देगा। अब एक दिन में 2 हिस्से कर रहा है, तो 30 दिन में 60 हिस्से कर देगा ना, तो यानी ए जो है वो 30 दिन में उस काम को खत्म कर देगा, 30 दिन में। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन वो है करेक्ट है, 30 दिन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि यदि अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन से मापक प्रभावित होंगे। मैं इस सवाल में आपको बता दूं कि सबसे पहले माध्यिका, जो माध्यक लिखा है वो तो माध्यिका है, तो माध्यिका प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि कहीं भी आंकड़े आप लिख लीजिए, जैसे आप लिख लेते हैं 2 8, सॉरी इसको आरोही अवरोही क्रम में ही रखना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 10। अगर हम ये दोनों हटा दें तो माध्यिका पे तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि माध्यिका बीच वाले पदों को देखकर निकाली जाती है। समांतर माध्य सबको जोड़ के निकाला जाता है, तो उस पर अंतर पड़ेगा। और बहुलक जो होता है वो प्रेक्षण में सबसे ज़्यादा बार आता है, तो अगर हम 2 नंबर हटा रहे हैं उसमें से अगर सबसे ज़्यादा बार वाला हट गया तो हमारा बहुलक भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इसमें 2 चीज़ें प्रभावित होंगी, एक माध्य दूसरा बहुलक, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या होगी। अब देखिए इसको हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, इस सवाल को आप ऑप्शन के हिसाब से कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे 16, क्या 16, ये जो 16 लिखा ना, इनके अंकों का गुणनफल 6 आ रहा है, सही है, 6 एकम 6। अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, 16 में अगर हम 9 जोड़ दें तो क्या इसके अंक पलट रहे हैं, ये जो 6 है वो दाई पे आ जाए और 1 है इकाई पे आ जाए, ऐसा होगा क्या। 9 6 15 और ये 25 हो गया, ये तो पूरा संख्या ही बदल गई है, इसलिए ये 16 नहीं है। ठीक है, अब देखें अगला नंबर देखेंगे हम 35 में देखते हैं क्या इनके अंकों का गुणनफल 6 आ रहा है, 5 या 15 हो रहा है, ये तो नहीं, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। 4 या 12, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब जो लास्ट ऑप्शन है 23, इसको देखते हैं, 3 दूनी 6, यानी इनके अंकों का गुणनफल तो आप भाई 6 हो रहा है, 2 3 6, ये तो हो रहा है। अगर हम 23 में 9 जोड़ते हैं तो क्या इनके अंक पलट रहे हैं, 9 3 12, हासिल लगा 1 3 2 और 1 3। देखिए अंक भी पलट जाते हैं, 2 जो है वो यहाँ दहाई पे था, यहाँ इकाई पे आ गया, 3 यहाँ इकाई पे था, यहाँ दहाई पे आ गया, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा एकदम करेक्ट है। आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही कीजिए, हमेशा जल्दी निकलेगा। आप अगर इसको कॉपी पे उस एकदम बेसिक तरीके से करेंगे ना तो ये बहुत लंबा सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए छोटी से ही हम शुरू कर देते हैं। इस ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या जो हमें दी गई है, ऑप्शन से ही इसको भी हम करेंगे, तो इस ऑप्शन में सबसे छोटी दी गई है 44। क्या 44 जो है वो 3 से डिवाइड होगी, नहीं होगी भाई, आप करके देख लीजिए, नहीं होगी। 4 से हो जाएगी, लेकिन 3 तो इसमें कहा है कि दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखिए 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो ये 3 से तो नहीं होगी, 4 से भाई हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 333 जो है वो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 से नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 3 आता है तो वो तो विषम है, और 4 से जो डिवाइड होगा वो केवल सम नंबर ही डिवाइड होगा, सम अंक ही आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन,
444, तो 444 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख लीजिए 444, 3 एकम 3, बचेगा 1, ये 4 का उतारा लिया यहाँ पे, 3 चौके 12, बचे आपके 2, 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 444 को 3। अब देखिए 4 से भी ये डिवाइड हो रही है, ऐसे लिखेंगे इसको, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से भी डिवाइड हो रही है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अब संख्या सबसे छोटी पूछी गई तो आपकी बड़े वाली निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है किसी आयत चित्र में, ये वाला क्वेश्चन है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, तो बारंबारता दर्शाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी जो ये ऊंचाई होती है ना आयत चित्र में, ये बारंबारता दर्शाती है, ऐसे करके बनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में पूछा गया है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज, पहले तो आप देख लीजिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा में 180, जहाँ पे जो n है वो भुजाओं की संख्या होती है 180 अंश, तो यहाँ पे n 5 है, पंचभुज है, n-2 गुणा में 180, n-2 यानी ये आपने निकाला तो ये आपका आ गया 3 गुणा 180 अंश, तो ये आपका आ गया 18 × 54 540 अंश। यही आपके बहुभुज में अंतःकोणों की जो ये पंचभुज में अंतःकोण का जो योग निकल के आएगा 540, यानी विकल्प डी ये वाला सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, ये तो करना चाहिए भाई। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये भी नहीं, ये तो वैसे भाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनाना है जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, ये बात सही है, ऐसा तो करने देना चाहिए। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, ये बात भी सही है, ये भी शिक्षकों को करने देना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। तो आपको ये वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको सूत्र रटने के लिए विद्यार्थियों को कभी नहीं कहना चाहिए, यानी ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो वो दोनों कोण क्या होंगे? सबसे पहले तो आप समझिए कोटिपूरक, कोटिपूरक मतलब होता है अगर 2 कोण ए और बी हैं तो दोनों का जो योग है वो 90 होना चाहिए। कितना? 90। कोटिपूरक कोण का मतलब हुआ a + b, अगर 2 कोण हैं तो a + b आएगा 90। तो आपको यही यहाँ ऑप्शन में देखना है कि ऐसे 2 कोण हमें निकालने हैं जिनका अंतर 40 हो और योग कितना हो? 90। इनका अंतर 40 है? हाँ जी बिल्कुल, इनका अंतर 40 नहीं है, तो ये तो हटाइए आप। इनका है लेकिन इनका योग कितना है? 10, ये इनका योग 70 30 10, ये भी सही नहीं है, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पे, अंतर 40 योग 10। 25 और 65 का अंतर 40 होगा और इनका योग भी देखिए आप 90 हो रहा है, योग 10 नहीं सॉरी 90 होना चाहिए, इनका योग 90 हो रहा है और अंतर 40 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगले ऑप्शन को हम चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोण जो है वो 110 अंश दे दिया गया है और कोटिपूरक में केवल हम 90 तक ही जाते हैं। ये ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है। चलिए देखिए ये सवाल है, इसमें पूछा गया है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 12 10 12 और इसको 12 से डिवाइड करेंगे हम, तो 12 एकम 12, 0 बचा, यहाँ 1 को उतारा हमने, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया, फिर से ये अगला नंबर उतारा, ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगाया, अगली संख्या उतार ली, 101 हो गया, ये 12 7 84 यानी 12 8 आपका हो गया 96, 96, यहाँ आ गया 5 और 2। अब आपका आएगा 12 चौके 48, यहाँ पे आपका आ गया 48। अब इसमें से आप अगर घटाएंगे, आगे देखिए हमारे पास भाग करने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब यही शेषफल होगा, यहाँ घटाएंगे तो 4 बचेगा, 48 और 4 52 होता है, यानी हमारा विकल्प जो डी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये रटने की क्षमता नहीं आंकनी चाहिए, ये भी नहीं आंकना चाहिए और ये भी नहीं आंकनी चाहिए, यानी गणितीय संप्रेषण। आपने जितना गणित उसको पढ़ाया है वो आप उसमें से कितना उसको समझ में आया है, ये गणितीय संप्रेषण होता है, यही उसका आंकना चाहिए बच्चे का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है आपका परिसर, ये आपको याद रखना है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी बता दिए हैं, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि आपको थंबनेल में दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।